पिछली क्लास में सुनो, पिछली क्लास में हम लोगों ने कैश फ्लो का मेजर पोर्शन खत्म किया था। अब जो कुछ फुट एडजस्टमेंट्स बची हुई हैं, दे आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम कोड पॉइंट ऑफ व्यू या सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल लूँ, वो इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर मुश्किल हुआ तो जरूर से आ जाएंगी। कंपार्टमेंट के पेपर में ऐसी एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं। नहीं नहीं, अगर हम, हाँ, अगर हम लोग तैयारी करते हैं कंपार्टमेंट वाली तो ही तो बोर्ड का एग्जाम हमारा अच्छा जाता है। मतलब बोर्ड से एक लेवल के ऊपर की तैयारी करेंगे तो ही तो बोर्ड लेवल हमारा कवर होता है। तो देखिए, आपके साथ डॉक्यूमेंट में शेयर कर रहा हूँ, ओपन कर लीजिए उसको। क्या ये दिख रहा है सबको? कैन यू सी दिस ऑनलाइन में? बताइए मुझे। यस तो। चलिए, इसके सबसे 7th 8th पेज पे पहुंचिएगा जरा। डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट में ले चुका था आपके साथ। मैंने कहा था, सुनो, मैंने कहा था ना, डू द फॉलोइंग योर सेल्फ। मैंने डिप्रिसिएशन के 3 केस कहा था आपको करने के लिए, आपने अभी तक नहीं करे हैं। इन्हें आपको ट्राई करना है। पांडे या फिर डोरेमोन या बाकी लोग जो 3 केस बोले उन्हें खुद से ट्राई करें, तब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। अगर समय मिला तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपको ध्यान होगा, ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स हम कर चुके हैं, डिविडेंड कर चुके हैं, डेप्रिसिएशन कर चुके हैं, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पिछली क्लास में किया था हम लोगों ने, ठीक है। अब कुछ छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स हैं, जैसे पेज नंबर 10 पे पहुंच जाइए। पेज नंबर 10 बोल रहा हूँ, पेज पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 पे पहुंचिए। तो हम लेके चल रहे हैं आपके सामने इंटेंजिबल एसेट्स का ट्रीटमेंट। प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स है, पेज नंबर 10 का लास्ट पेज देखिए। कुछ अच्छे एडजस्टमेंट, पेज नंबर 10 का लास्ट पैराग्राफ आप देख रहे हैं। गुडविल की वैल्यू 1,90,000 हो चुकी है। कॉपीराइट की वैल्यू 90 से 110 हो चुका है। पेटेंट, इन द बिगिनिंग देवर 0। ये रहना, देखो ये रहे। गुडविल की वैल्यू दिख रही है, पेटेंट दिख रही है, कॉपीराइट दिख रहा है। कुछ वैल्यू इंक्रीज हुई है, कुछ वैल्यू डिक्रीज हुई है, वो देखिए आप अपने सामने। अच्छा, हम सबको मालूम है कि गुडविल की वैल्यू बढ़ती है तो परचेज है, घटती है तो राइट ऑफ है। कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स अगर बढ़ रही है, जब तक बोला ना जाए कि सेल्स, तो तब तक क्या मानेंगे उसको? अमोर्टाइज मानेंगे। यहाँ देखिए, पेटेंट अमोर्टाइज ड्यूरिंग द ईयर वर ₹20,000। हाउ यू विल शो दीज आइटम्स इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट? चलो पहला आइटम उठाते हैं। गुडविल की वैल्यू कम हो गई तो क्या बोलूंगा? बोलो, गुडविल की वैल्यू कम हो गई तो अमोर्टाइज हो गया। प्रीवियस ईयर की वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। इस साल की कितनी थी? 90,000। 10,000 रुपए का डिक्रीज हो गया। आप देख रहे हैं, ऐड कर दिया नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में, गुडविल रिटर्न ऑफ। दैट्स फाइन विद एवरीबॉडी। ऊपर करंट ईयर का प्रॉफिट कितना? 1 लाख। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना? -50। तो प्रॉफिट कितना दिखाएगा? 1,50,000। ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं आपके सामने। 1,50,000 हो गया। अच्छा, अब जरा देखिए, कॉपीराइट की वैल्यू 20,000 बढ़ गई। इसका मतलब आपने कॉपीराइट खरीद लिए। इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो, देखिए इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो लिखा हुआ है, ठीक है। परचेज ऑफ कॉपीराइट 20,000 की। लेकिन पेटेंट में एक लफड़ा आ गया। वो क्या आएगा वो मैं दिखाता हूँ आपको, जरा पेटेंट में क्या गड़बड़ है। जरा देखिए, अगर मैं पेटेंट अकाउंट बनाता तो कैसे दिखता? पेटेंट अकाउंट, मुझे बताइए वैल्यू पेटेंट की डेबिट साइड में व्हाट इज बैलेंस वेरी, बताइए जरा, प्रणय बताओ बैलेंस वेरी कितना है पेटेंट का? पेटेंट 0, नील, कुछ नहीं है। बैलेंस सीरी कितना है बताइए? 40,000। ठीक है जी। अच्छा, नीचे एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको बताइए एडजस्टमेंट में? पेटेंट अमोर्टाइज, यानी कि पेटेंट की वैल्यू कम हो गई थी, है ना, कम हो गई थी। तो इस तरफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर पेटेंट्स अमोर्टाइज कितने से कम हुए बताइए? पेटेंट्स अमोर्टाइज 20,000 से। तो कितना हो गया ये? 60,000। कितना हो गया? 60,000। भाई इधर बैंक बोल करके आ गया परचेज, कितने का आ गया? 60,000 का। एक लेमन के तरीके से चलूं अगर मैं, तो वो क्या सोचेगा कि पेटेंट की वैल्यू 0 थी, साल के आखिर में 40 है तो 40 परचेज हुआ। अरे राइट ऑफ भी तो हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 60 का परचेज किया। ऐसे देखना है। अगर मान लो किसी टेंजिबल एसेट्स में, इंटेंजिबल एसेट्स में, इन्वेस्टमेंट में आपको क्लैरिटी नहीं आ रही, अकाउंट बना लीजिए, यू विल गेट क्लैरिटी। तरीका तो वही है, डेबिट साइड मतलब परचेज, क्रेडिट साइड मतलब सेल्स या रिटर्न वैल्यू, या लॉस, या उधर आएगा तो गेन आएगा। ठीक है, दिस पार्ट इज ओके। चलिए,
ऑनलाइन में समझ में आया सबको? सोनाक्षी, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? हाँ सर। तो देखिए, पेटेंट का हिसाब किताब बन गया। आगे बढ़ते हैं अब। इशू ऑफ बोनस शेयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार एग्जाम में आता है। आपके कहीं ना कहीं प्री बोर्ड किसी न किसी सैंपल पेपर में आपको ये चीज दिखेगी। आपके सामने शेयर कैपिटल दे रखा है 10 लाख से 15 लाख। रिजर्व्स की वैल्यू 8 लाख से घटकर 3 लाख रह गई है। को थोड़ा फोकस करना आज के दिन का, बस ज्यादा नहीं। एडजस्टमेंट दे रखा है कि ड्यूरिंग द ईयर एक्स लिमिटेड हैज इशूड बोनस शेयर इन द रेशियो 2:1 बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व। इसका मतलब समझिए क्या होता है। ये रिजर्व को कैपिटलाइज करने का क्या मतलब होता है, देखिए। बोनस शेयर का मतलब होता है कि आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे रहे हैं। और डिविडेंड ना दे के क्या बोल रहे हैं उसको कि भाई सुन, ऐसा कर कि शेयर ले ले हमसे। तो जब तुम शेयर दोगे उनको तो तुम्हारी शेयर कैपिटल तो बढ़ेगी। पर क्या पैसा भी बढ़ा? अगर पैसा बढ़ता तो कैश फ्लो का इनफ्लो हो जाता। फाइनेंसिंग का पैसा तो बढ़ा ही नहीं, तो कैश फ्लो में तो रिकॉर्ड ही नहीं होना चाहिए उसको। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि योर शेयर विल इंक्रीज, साइमल्टेनियसली योर रिजर्व या प्रीमियम विल रिड्यूस। या तो रिजर्व और या प्रीमियम। भाई बोनस शेयर या तो कैपिटल रिजर्व से दीजिए या किससे दीजिए। अंडरस्टैंड बेसिक रूल। शेयर बढ़ना मतलब पैसे का इनफ्लो। बोनस शेयर इशू होने से शेयर तो बढ़े पर पैसा थोड़ी आया। इसलिए इसलिए कैश फ्लो में लिखेंगे नहीं इसको। अब इसका ट्रीटमेंट कैसा होता है वो देख लीजिए। अरे मैं वही समझा वही तो समझा रहा हूँ, 2:1 का मतलब ही तो समझा रहा हूँ। पहले मतलब समझ लीजिए कि इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स इट इज ड्यू टू इशू बोनस शेयर्स एंड रिजर्व्स आर बीइंग यूज्ड टू इशू दीस बोनस शेयर्स। हेंस ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक चीज समझिए, आपके इक्विटी शेयर्स जो थे वो 15 लाख हो गए कितने में से? 10 लाख। ये मान लो 2022 था, ये 2023 था। दिस इज ओके विद एवरीबॉडी। ऐसी कहानी थी आपके पास, यही थी कहानी। अब मुझे बताइए कि शेयर की वैल्यू कितनी दे रखी है ओपनिंग में? व्हाट इज ओपनिंग वैल्यू? शेयर 10 और क्लोजिंग वैल्यू कितनी है? 15। रिजर्व्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 लाख और कितना? 3 लाख। अच्छा, अगर बोनस शेयर ना होता ना तो रिजर्व में होने वाला डिक्रीज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में माइनस कर देते। देखो, अब कोई रीजन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। रिजर्व की वैल्यू 8 लाख से घटकर 3 लाख हो रही है, तो दिस इज डिक्रीज इन रिजर्व। लेकिन रीजन आपको पता ही नहीं है तो क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। अरे बेटा मैं कह रहा हूँ नहीं पता हो कुछ तो, ये तो इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ ना। अगर ना पता हो कुछ तो डिक्रीज इन रिजर्व की तरह ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा तो एसेंशियली देयर इज अ रीजन। जैसे इस क्वेश्चन में रीजन है कि आपने क्या किया। कौन सी रेशो में आपने शेयर इशू करें, बताइए जरा कौन सी रेशो करें? 2:1 में। यानी कि 2:1 में अगर आपके पास दो शेयर है तो आप नया एक शेयर बोनस दोगे। एक के बदले में कितना दोगे? 1/2 दोगे। आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर कितने हैं? 10 लाख। तो 10 लाख के केस में कितने दोगे? एग्जिस्टिंग 10 लाख है ना। एग्जिस्टिंग ये है, ये नए हैं। कितने? 10 लाख। कितने बोनस शेयर इशू हो जाएंगे आपके? 5 लाख के, करेक्ट। तो आप देख रहे हैं 10 से 15 हुआ ना 5 लाख। 10 से 15 हुआ, 5 लाख बढ़ गया। 5 लाख बढ़ा और ये 5 लाख घटा। तो ये 5 लाख इसलिए बढ़ा क्योंकि ये 5 लाख घटा। तो आपस में ये क्या हो गया? इनका कोई यूज ही नहीं है। कैश फ्लो तो हो ही नहीं ना यहाँ पर। कहीं नहीं आएगा कैश फ्लो में यूज। एडजस्टमेंट दे रखिए आपको, आप लिख देंगे इट इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऐसी क्वेश्चन आ रहा है जैसे दे रखा है, ऐसी क्वेश्चन आता है। हाँ, ये एडजस्टमेंट लिखी रहेगी। बैलेंस शीट में देखा, बैलेंस शीट में ये दिखा होगा ऐसा। तो आपको ऐसा कुछ करना ही नहीं। कब करना होता है बताओ? कब करना होगा? केस टू देखिए। कब हमें कुछ करना होगा उसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। केस टू, केस भी देखिए। बेटा प्लीज आवाज थोड़ी सी। नहीं सेम नहीं है, ध्यान से देखिए। 10 से 18 लाख हो गया, हो गया। और 8 से 3 लाख हुआ, तो क्या हुआ बताइए? 5 लाख। अब आप देखिए, यू कैन सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने? यहाँ देखिए, इधर देखो। 10 से 15 नहीं हुआ, 10 से कितना हुआ? 18 हुआ। बोनस शेयर कितने? 5 लाख। तो 10 से 15 तक तो बोनस शेयर थे। 15 से 3 लाख क्या थे? 3 लाख। 3 लाख रुपए तो कैश हो गया ना।
वो क्या कहलाएगा, फाइनेंसिंग का इनफ्लो। 5 लाख की कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, जो 3 लाख एक्स्ट्रा बड़ा है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, क्या बोलेंगे, फाइनेंसिंग का इनफ्लो बोलेंगे। सी द सोल्यूशन नाउ, सी द सोल्यूशन। सारी स्ट्रेचिंग यही करोगे। सी सोल्यूशन क्या लिखा है, increase 5,000 in equity share capital is due to issue of bonus shares and reserve is being used to issue these shares. It will not be recorded while preparing cash flow statement, but in case 3 lakh, but ये increase in other 3 lakh, बाकी का जो 3 लाख है उसे फाइनेंसिंग का आउटफ्लो आप दिखाएंगे। क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन आपको आपकी बुक में दिख जाएगा, एग्जाम्पल में किसी सैम्पल पेपर में दिखेगा, यू कैन हैंडल इट आउट। मैंने बोला ना, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के हम लोगों को चेक चल रहे थे। तो एक बड़ा मजेदार सा केस है, दिखाई दे रहा है। बोलो जी, 2 एग्जिस्टिंग शेयर थे, 2 शेयर होल्डर को 1 शेयर बोनस शेयर दिया। 5:1 भी हो सकता है, 3:1 भी हो सकता है। इसका मतलब ये है, ज्यादा मतलब एग्जिस्टिंग शेयर, कम मतलब एक बोनस शेयर। 3:1, 3 एग्जिस्टिंग शेयर पे एक बोनस शेयर। 1:1 हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये भी हो सकता है कि एक पे 50 शेयर दे दो तुम, कंपनी बड़ी दरिया दिल होगी तो। लेकिन जनरली हमारे पास क्वेश्चन में लिखा तो है टू। हाँ, तो वो नहीं करना ना। कितना रिजर्व यूज करोगे, कितना प्रीमियम इस्तेमाल करोगे, नहीं पता ना तुम्हारा। प्रीमियम को सेक्शन 52 के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं ना इस काम के लिए। चलिए, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। भाई इंटरेस्ट देखो, इन्वेस्टमेंट परचेज किया एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर परचेज किया, तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा, ओपनिंग पे लगेगा, क्लोजिंग पे लगेगा, बताओ तो जरा। ओपनिंग पे लगेगा, बिल्कुल ठीक है। 10% इन्वेस्टमेंट पे ओपनिंग कितना लगेगा, 20,000 लगेगा। पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो मतलब मान लिया अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ये। तो दो जगह जाना चाहिए, सी सॉल्यूशन। कहाँ चला गया, मतलब ड्यू हो गया लेकिन मिला नहीं, वसूली नहीं हुई, और वसूली हो भी गई तो लिखा नहीं गया। तो क्या करा हमने, देखो, हमने डिडक्ट कर दिया नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट की तरह, माइनस कर दिया, सी द सॉल्यूशन। अगले पेज पे सॉल्यूशन देख पा रहे हो सोनाक्षी, दिख रहा है। हाँ सर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000 निकला। अब वो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो होगा, वो क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है हमारी। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में क्या करोगे, माइनस, ठीक है, और इन्वेस्टिंग के अंदर जाके जोड़ दोगे। हाँ, इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा बताओ। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट का देखो, इन्वेस्टिंग में दिख रहा है ना, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तुम देख नहीं रहे हो, डोरेमन की गर्दन देख रहे हो, अड़ोस पड़ोस की बातें सुन रहे हो, जो चीजें वो नहीं देख रहे हो, ये गलत बात है। देखो, फिर तुम्हें थार दिखाएगा, सोमो की धमकी देगा, स्कॉर्पियो की धमकी देगा। क्वेश्चन देखिए, दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी, ये क्लियर, ठीक है। बी केस पे इंपॉर्टेंट लगाएंगे, बी केस। बेटा एडजस्टमेंट तो दो जगह जाता है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉन कैश नॉन कैश नहीं, नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट है, माइनस करेंगे, और ये इन्वेस्टिंग को क्या कर देंगे आप यहाँ से, प्लस कर देंगे इसके अंदर। और जो परचेज इन इन्वेस्टमेंट हुआ वो तो आउटफ्लो हो ही गया। केस भी, अब जरा ध्यान से देखना बेटा, अगर कोई चीज बैलेंस शीट के अंदर गिवन है तो उसका ट्रीटमेंट एक ही जगह पे जाना है। हम्म, जरा देखिए क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख से घटकर 180 रह गई है, इसका मतलब सेल कर दिया आपने इसको, है ना। हाँ, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो हो गया, बिल्कुल क्लियर है। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 6,000 है, अक्रूड है, मतलब अभी भी, और ये करंट असेट्स में लिखा हुआ है, करंट असेट्स में लिखा हुआ है। अब करंट असेट्स में लिखा है तो इससे हम क्या कर सकते हैं, करंट असेट्स के इंक्रीज डिक्रीज की तरह ट्रीट कर सकते थे ना, है ना। देखेंगे क्या करना है, मैं बताऊंगा अभी क्या करना, अभी नहीं टच करना कुछ भी। इन्वेस्टमेंट्स फॉर सोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर इन्वेस्टमेंट साल के आखिर में बिके, तो इंटरेस्ट कौन सी वैल्यू पे लगेगा, ओपनिंग या क्लोजिंग पर। साल के आखिर में बिका, ओपनिंग पे लगेगा ना बेटा, उल्टा रूल होता है। अगर आप इशू या सेल करते हो एट द एंड, इंटरेस्ट ओपनिंग पे, इन द बिगिनिंग तो क्लोजिंग पे। क्वेश्चन ने क्या बोला गया, एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल ईयर 22-23, तो बिगिनिंग पे, बिगिनिंग कितनी बनती है, 20,000, 10%, 20,000 बनता था इंटरेस्ट। लेकिन आपको तो कितना मिला होगा, 14, क्योंकि 6,000 तो एक्यूरेट दिख रहा है। कैश फ्लो कितने का हुआ, सिर्फ 14,000। कैसे ट्रीट करते हैं आइए देखें।
बैलेंस एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस दिख रहा है सोल्यूशन में, एज इट इज रहेगा, कोई पंगा नहीं है उसका। इंटरेस्ट जो एक्रूड हुआ, अब देखो एक्रूअल प्रिंसिपल क्या कहता है, क्या मिले ना मिले पूरा लिख दो, तो प्रॉफिट में तो पूरा 20 जुड़ा होगा, पूरा 20 जुड़ा होगा ना, इसलिए माइनस कितना करेंगे, 20 करेंगे एज पर एक्रूअल प्रिंसिपल। जब मैं इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डालूंगा इनकम बोलकर, तो क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड प्लस एक्रूड, पूरा 20,000 करते थे। अरे कौन है भाई, 20,000 करते थे ना, प्रॉफिट एंड लॉस में 20 जोड़ा, तो माइनस कितना करेंगे, 20 करेंगे। अब जरा चले जाइए इन्वेस्टिंग में, इन्वेस्टिंग में 20% कितना बनता है, 20,000। अगर पूरा मिल जाता तो इनफ्लो कितने का, 20,000 का, लेकिन 6,000 आउटस्टैंडिंग है, तो इनफ्लो कितने का हुआ, सिर्फ 14,000 का, तो 14,000 दिखा। अब आप देख रहे हो प्रणय, ये जो 6,000 था, इसे करंट असेस की तरह ट्रीट नहीं करा, कुछ बच्चे इसे करंट असेस में डाल देते हैं, क्योंकि जो करंट असेस का पार्ट है, भाई बैलेंस शीट का आइटम एक ही जगह तो जाएगा, इन्वेस्टिंग में गया काम खत्म, दो जगह थोड़ी ले जाना है इसको। तो समझ में आई बात, क्या किया, इंटरेस्ट जो था 20,000 ऊपर जुड़ा, और नीचे कितना माइनस हुआ, क्या चीज, हाँ तो ऊपर तो, हाँ तो ऊपर वाला केस क्या था, ऊपर वाला केस अलग ही तो था। हाँ, और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली इन्वेस्टिंग का चला गया। केस सी देखिए, एक और केस है, अब जरा बढ़िया केस देखिए। इन्वेस्टमेंट 90 से 80 हो गई जी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट 90, सी पे भी इंपॉर्टेंट लगा देंगे, क्योंकि सी अगर आता तो लोग, पहले किताबों में हुआ करता था, बुक से उन्होंने शायद हटा दिया है, क्योंकि थोड़ा भारी पड़ता है बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूँ, जरा देख लेते हैं। 90 से 80 हो चुका है इन्वेस्टमेंट, ध्यान से देखना जरा, ठीक है, और रिजर्व सरप्लस बढ़ चुका है, कैपिटल रिजर्व बढ़ा है, जीरो से कितना हो गया, 10,000 बढ़ चुका है, कैपिटल रिजर्व कितना बढ़ गया, 10,000 बढ़ चुका है। और लिख रहा है कि इन्वेस्टिंग कॉस्टिंग रुपीज 40,000 सोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 40,000 कॉस्टिंग के इन्वेस्टमेंट को आपने बेच दिया, बेच दिया। और बैलेंस शीट के नोट्स में क्या दिख रहा है आपको, इन्वेस्टमेंट को बेचने में 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो बताओ इन्वेस्टमेंट कितने में बिका, 40 का इन्वेस्टमेंट कितने में बिका, 40,000 का इन्वेस्टमेंट था, 10,000 का प्रॉफिट हुआ उस पे, तो इन्वेस्टमेंट की सेल्स प्राइस कितनी रही होगी, 50,000, 50,000 रही होगी। कैसे सॉल्व करते हैं, मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना के सॉल्व कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना, ये है लॉजिकल, इसे समझना जरूरी है। हालांकि उधर 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 ही है। हाँ क्या बोले, सेलो, देखा मैं देख रहा हूँ, रुक जा अभी, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट बनाया, ये लिखा है बैलेंस बीडी, बताओ बैलेंस बीडी कितने का इन्वेस्टमेंट का, भाई बोलो कोई, हाँ 90,000, बैलेंस सीडी कितने का है, 80,000 का, ठीक है। चलो, अब आपके पास बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिख रही है, कैपिटल रिजर्व की इंक्रीज, वो कितने की दिख रही है, देखिए कितने की दिख रही है, 10,000 की दिख रही है। यानी कि आपने क्या किया, बैंक बोलकर क्या लिखा, 40,000 की कॉस्ट थी, 10,000 का प्रॉफिट था, कितने में बेचा इसे, 50,000 में बेचा, बेचा ना, 50,000 में बेचा इसको, ठीक है। अब क्या हुआ, इस पर जो प्रॉफिट हुआ, ऑब्वियसली बात है, वो तो इस तरफ दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन सेल, कितने का दिखना चाहिए, 10,000 का दिखना चाहिए। इसका टोटल करो जरा कितना आता है, 130 आया, इसका टोटल करो कितना आया, 130 आया, कितना डिफरेंस दिखता है, बैंक बोलकर परचेज कितना आएगा, 9 और 1 4 कितना, 30,000 ना, तो आंसर में क्या गड़बड़ है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, नहीं, हाँ कर लीजिए, उसे 50,000 करिए, गलत है वो, ठीक करिए उसको, करेक्ट इट, दिस इज 50,000 नॉट 40,000। ये तो आ गया ना, इसको करेक्ट कर लीजिए, ये थोड़ी एरर थी जिसे ठीक कर लिया।
क्लियर है ये वाली बात? तो जरा समझिए इसका असली चक्कर। अभी नहीं, फोटो वोटो मत खींचना, अभी सुन लो पहले। इसका ट्रीटमेंट समझिए। ओपनिंग और क्लोजिंग का कोई यूज है ही नहीं भाई। सेल इन्वेस्टिंग के अंदर सेल प्लस कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा, है ना? और परचेज मतलब इन्वेस्टिंग के अंदर आउटफ्लो कितने का? 30,000 का। ये भी ठीक है। और ये कहाँ जाना चाहिए था? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जाके प्लस होना चाहिए था ना? होना चाहिए था ना? एग्रीड और नॉट? अरे गेन को नहीं तो ऐड करते यार। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन माइनस नहीं करते गेन को। इसे क्या करना चाहिए था? ऑपरेटिंग के अंदर माइनस होना चाहिए था। लेकिन यहां ट्विस्ट आया क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने क्या लिखा हुआ है? ये जो गेन था, ये है कैपिटल गेन। तो क्वेश्चन ने क्या किया? इस कैपिटल गेन को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में न डाल के सीधा कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। तो जब ये गेन जो था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में गया ही नहीं, प्रॉफिट इंक्रीज ही नहीं हुआ। अंडरस्टैंड द स्टेप। गेन हुआ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में डाल दिया, वहां से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया। कैपिटल रिजर्व ऐसे तो बनता, प्रॉफिट से निकाल के तो बनाते हैं। इन्होंने क्या किया कि जो गेन हुआ, यानी कि जो कैपिटल गेन हुआ, उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में न डालकर सीधा कहां डाल दिया? रिजर्व में डाल दिया। कौन से रिजर्व में? कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। तो क्या कर दिया? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को तो बाईपास कर दिया ना। कैपिटल रिजर्व बढ़ गया ना, क्रेडिट हुआ, बढ़ गया। तो हुआ क्या कि सीधा कैपिटल रिजर्व बढ़ा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस तो बढ़ा ही नहीं। तो जब ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से हुआ ही नहीं टच, तो इसको माइनस क्यों करूंगा भाई मैं? ठीक है। तो इसीलिए यहां स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की जगह मैं क्या लिखूंगा? कैपिटल रिजर्व लिखूंगा। ये है बैलेंस शीट में दिए हुए आइटम का मतलब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा कैपिटल रिजर्व बढ़ा पर प्रॉफिट से निकाल कर नहीं बढ़ा, तो मुझे एडजस्ट नहीं करना। तो मुझे क्या क्या दिखाना पड़ेगा? आई विल शो दिस, आई विल शो दिस, आई विल नॉट शो दिस इन द कैश फ्लो। क्योंकि कैश फ्लो में तो वही आइटम दिखा रहे हैं ना जो मेरे प्रॉफिट को एडजस्ट कर रहा है। ये तो प्रॉफिट को एडजस्ट ही नहीं कर रहा मेरे, ये सीधा। ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट है। अब जरा देखिए सोल्यूशन को, देखिए एक बार फिर फोटो खींच लेना, सोल्यूशन देखिए। भाई बैलेंस बी बैलेंस सी दिख रहा है, सेल दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व लिखा, ब्रैकेट में लिखा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, प्रॉफिट ऑन सेल था ये वाला, प्रॉफिट लिखा है, गेन लिखा। और नीचे क्या लिखा है? हियर कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हेंस इट विल नॉट बी एडजस्टेड इन कैश फ्लो। इसको एडजस्ट ही नहीं करना। अदरवाइज जैसे मैंने बताया ना, सीधा उठा के कहाँ डालते इसे? नॉन कैश प्रॉपर्टी में जाके इसको माइनस कर देते। अब नहीं माइनस करेंगे। क्यों नहीं माइनस करेंगे? क्योंकि प्रॉफिट से तो हुआ ही नहीं। और हमें कैसे पता चला ये बात? हमारे पर ऊपर चलिए बैलेंस शीट में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, देखो। रिजर्व सरप्लस में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है? कैपिटल रिजर्व किस नाम से लिखा हुआ है? प्रॉफिट एंड सेल। अब अगर ये ना होता, इसमें क्या करता? ऑपरेटिंग के अंदर जाके माइनस करता, और रिजर्व को इंक्रीज को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंक्रीज बना के देखो। अब ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, क्योंकि इसने प्रॉफिट को टच ही नहीं करा। गॉट इट? दैट इज व्हाट इज वेरी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन। ये भी ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है? आगे बढ़े थोड़ा सा। नोट्स टू अकाउंट्स में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नोट्स अकाउंट। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर उसको क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के अंदर जाके प्लस माइनस। सही। अब क्वेश्चन आपके पास आता है, शेयर इशू एक्सपेंसेस एंड अंडरराइटिंग कमीशन है, दे आर शोन। देखो शेयर इशू एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन जो भी होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको आप शेयर इशू कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट है, अंडरराइटिंग कमीशन पड़ा था ना इशू शेयर्स में। आपकी एंट्री अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर, फिर अंडरराइटर डेबिट टू इक्विटी शेयर करते थे। इसे तो कैश फ्लो में शो करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने अंडरराइटिंग कमीशन के बदले में शेयर इशू करे, कैश फ्लो तो हुआ ही नहीं। एक लॉस खत्म हुआ और एक क्या हुई? लायबिलिटी बढ़ी। देखो इसका इफेक्ट क्या जाता है? लॉस अगर रिड्यूस हुए, अगर आपका देखिए, शेयर इशू एक्सपेंसेस हमारे लिए तो एक तरह का लॉस है ना, उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से राइट ऑफ करेंगे। तो क्या होगा? मेरी लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट कम दिखेगा, दिखेगा ना कम, है ना? बदले में शेयर इशू हो रहे हैं तो हिसाब बराबर हो गया। लेकिन ये जितना भी हुआ, इसमें कैश तो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, तो कैश फ्लो में इसका कोई रोल ही नहीं होता। लेकिन आगे देखें जरा, अब जरा समझना,
अगर ये कभी पहले राइट ऑफ हुए थे तो कोई पंगा नहीं है, क्योंकि पिछले साल के अकाउंट कैश फ्लो थोड़ी बना रहे हैं हम, तो इस साल का बना रहे हैं। लेकिन एक लफड़ा हो जाता है क्या, इफ दे आर रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द करंट ईयर फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसने मेरे करंट ईयर के प्रॉफिट को रिड्यूस किया, और करंट ईयर का प्रॉफिट रिड्यूस होना चाहिए किससे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी और कैश आइटम से। ना ये ऑपरेटिंग है ना ये कैश है, तो मैं क्या करूंगा, एड बैक करूंगा इसे। आई एड बैक, क्या लिखा हुआ है, इट विल बी एडेड एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एंड ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी तो फाइनेंसिंग वाली है, ऑपरेटिंग के अंदर जुड़ेगी, और कहाँ से माइनस होगी, फाइनेंसिंग से माइनस हो जाएगी। ऐसा, अगर प्रीवियस ईयर में अगर ये हो गया तो कुछ नहीं करना, लेकिन अगर इस साल अगर हुआ तो आप इसको ऐसे ट्रीट करेंगे, कुछ नहीं करना, देर इज नो यूज। देखो, शेयर इशू एक्सपेंसेस अगर प्रीवियस में हुआ तो माइनस होगा और खत्म हो जाएगा काम लास्ट में। नोट में क्या लिखा है, अरे बेटा समझ, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से माइनस होगा, हम तो इस सालों का लेके चले ना। हमने लिखा, नोट दैट शेयर इशू एक्सपेंसेस एंड अंडरराइटिंग कमीशन आर रिटन ऑफ इन द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम कैपिटल रिजर्व एंड फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस इन दैट ऑर्डर। अब ये जो है ना कैपिटल रिजर्व, अब थोड़ा सा इसको बदल दीजिए, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये चीज लिखी हुई है, लेकिन जब आप रेशो पढ़ते हैं बाकी चीजें पढ़ते हैं ना तो ऐसा नहीं करते हैं। आपको कैसे करना चाहिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करिए इसको, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से राइट ऑफ करिए इसको। अब एक और चीज समझना, सुनो, अगर अगर आपके क्वेश्चन में बोला कि शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ आउट ऑफ प्रीमियम, तो क्या होगा, शेयर इशू एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे और प्रीमियम भी कम होगा, तो तब भी उसका कुछ नहीं करना हम लोगों ने, कैश फ्लो तो हुआ ही नहीं ना, हुआ नहीं, बोलो क्या था। भाई साहब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, क्या बताया था, सुनो, अगर आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग का है और पेमेंट थी, ऊपर प्लस और नीचे ऑपरेटिंग में माइनस होती थी ना। हाँ, अगर ऑपरेटिंग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, इन्वेस्टिंग का ऑपरेटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो भी ऑपरेटिंग में प्लस, लेकिन इन्वेस्टिंग से माइनस। फाइनेंसिंग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो भी ऑपरेटिंग में प्लस, लेकिन फाइनेंसिंग से माइनस। अच्छा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, ऑपरेटिंग में माइनस, ऑपरेटिंग में प्लस, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर इन्वेस्टिंग की है, क्लेम मिल गया गुड्स असेट्स के अगेंस्ट, तो ऑपरेटिंग में माइनस, लेकिन इन्वेस्टिंग के अंदर प्लस। ऐसे चलता है ना, तो नेचर। अब शेयर इशू एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग तो होता नहीं है, इन्वेस्टिंग होता नहीं है, तो फाइनेंसिंग होता है, ऑपरेटिंग में प्लस माइनस, फाइनेंसिंग से प्लस माइनस, ऐसा ट्रीटमेंट चलता है इसका। ठीक है जी। अच्छा, थोड़ी एडजस्टमेंट देखिए, यहाँ पर एक एडजस्टमेंट आपके पास है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, 80 से 1 लाख हो गया, इसी के आगे सम मोर एडजस्टमेंट बड़ा बड़ा। बताइए इसका क्या मतलब है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का क्या होती थी ये। हाँ, ये हमारे लिए, अच्छा ये हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। अरे आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है भाई, पैसे का पैसा लगाए जा रहे हैं उस पे, पिछले साल 80,000 लगा था, इस साल 1 लाख हो गया, तो क्या कहलाएगा ये, हाँ इन्वेस्टिंग आउटफ्लो कहलाएगा ना बेटा ये। और क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस बोलेंगे इसको, रिसर्च पे खर्चा खर्च कर दिया, इन्वेस्टिंग ही तो है वो आपका। भाई अभी 25 मंजिल बनी है, 25 मंजिल बननी बाकी है, इन्वेस्टिंग ही तो है। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा, यहाँ देखिए नीचे थोड़े अलग आइटम, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, नोट नंबर 4, बहुत सारे आइटम। नोट नंबर 1 में इक्विटी शेयर्स है, नोट नंबर 2 में क्या है, रिजर्व सरप्लस, नोट नंबर 3 में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, नोट नंबर 4 में अदर करंट लायबिलिटीज है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 15% डिवेंचर लिखा हुआ है, ऐसा करके दे रखा है। मतलब ये हुआ कि डिवेंचर पे कोई इंटरेस्ट बना था, आप उसे नहीं पे कर पाए, दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए ना, कि इंटरेस्ट ड्यू था लेकिन नहीं पे किया, तो मेरा कैश का आउटफ्लो तो हुआ ही नहीं होगा ना उसका। एक एक करके लेते हैं आइटम को जरा देखिए, और कह रहे न्यू शेयर डिबेंचर कब इशू हुए थे, 31 मार्च को, 31 मार्च मतलब बिगिनिंग में, तो जो इंटरेस्ट इंटरेस्ट लगेगा क्लोजिंग डेट पे लगेगा, इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले उठाइए इक्विटी शेयर का, तो कहाँ चला गया वो, फाइनेंसिंग के अंदर चला गया, कैन यू सी, इक्विटी शेयर 1 लाख रुपए का देख पा रहे हैं। दूसरा आइटम उठाइए अब आप अपने पास, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, 50 से कितना हो गया, 90 हो गया, सबसे ऊपर देख रहे हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 40,000 का हो गया, देख पा रही हो डॉक्टर जेटली, ये गुम हो गई। चलो, ऑनलाइन वाले समझ पा रहे हैं मैं किस आइटम, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस आइटम। फिर देखते हैं हम लोग 15% डिवेंचर, क्योंकि डिवेंचर साल के शुरू में इशू हुए थे, तो इंटरेस्ट कौन सी वैल्यू पे लगना चाहिए, क्लोजिंग वैल्यू पे। 750 का 15% कितना होता है बताइए,
कितना होता है बताइए? 75,000, इंटरेस्ट 15%। मुझे नहीं पता, निकालना कितना होता है। रुक जाओ, मुझे थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स वर इशूड एट द बिगिनिंग, तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा? क्लोजिंग पे लगेगा। और अगर मैं बोलूँ न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स वर इशूड एट द एंड, तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा? ओपनिंग पे लगेगा। हाँ, ये इसको ना 31 मार्च 23 कर दीजिए। मैंने इसको गलत कर दिया था, सोल्यूशन में कुछ और तरीके। ये वाली वैल्यू जो है ना, ये वाली वैल्यू, मेक इट 23। जो क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से हुई है, ये। हाँ, 23 ठीक करो उसको। हम ये मान के चल रहे हैं कि डिबेंचर, ये मैंने क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव किया है। ये कब इशू हुआ? साल के आखिर में। ओपनिंग वैल्यू पे इंटरेस्ट लग, प्रणव, प्रणय, उसको छोड़ दो, तुम ध्यान दो अपने काम पे। मैं फिर बता रहा हूँ, देख लो। तो कितनी वैल्यू आ गई? हाँ, अब सुनो सुनो, अब ध्यान से समझना। डिबेंचर के साथ दो चीजें एडजस्ट होनी है। पहला, डिबेंचर की वैल्यू बढ़ गई। बढ़ने का मतलब क्या हुआ भाई? फाइनेंसिंग का इनफ्लो कितना इंक्रीज हो गया? 5 से 750, तो 2,50,000 का इंक्रीज। ये तो ठीक है, सबको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका इंटरेस्ट ले लीजिए। 15% ऑफ 5 लाख कितना? 75,000। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में 75,000 जोड़ा और फाइनेंसिंग से माइनस किया। पांडे देख पा रहे हैं? ठीक है। लेकिन एक चीज देखिए आप, इंटरेस्ट ऑन 15% डिबेंचर बनता है 75,000। और आप देख रहे हैं करंट लायबिलिटी में 5,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है ना। तो आउटफ्लो कितने का हुआ? 70 का। ठीक है, 70 का आउटफ्लो कर दिया। करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट नहीं करा। बच्चा छूटते कहाँ डालेगा इसे? इंक्रीज डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी करता, वो नहीं होता। ठीक है, इसका फर्क ये पड़ा। 75,000 था आपका, एज पर एक्रूवल प्रिंसिपल। प्रॉफिट से तो 75 ही माइनस हुआ होगा, प्रॉफिट में तो 75 ही जुड़ा। लेकिन जब फाइनेंसिंग में हम आउटफ्लो देख रहे हैं, तो 75 में से 5 पे ही नहीं किया, तो एक्चुअली पे कितना किया? 70 पे किया। आउटफ्लो में कितना दिख रहा है? 70 दिख रहा है। ठीक है। 10% डिवेंचर देखिए, 30,000 बनता है। 30,000 ऊपर जोड़ दिया और 30,000 नीचे माइनस कर दिया। खत्म केस। सारे आइटम एडजस्ट हो गए आपके? नहीं पता चल रहा? ऑल द आइटम्स, चाहे फाइनेंसिंग के हों, चाहे ऑपरेटिंग से रिलेटेड हो, आपने एडजस्ट कर लिए। ठीक है। अब ये वाली शीट हमारे पास क्या होगी? इस शीट के सारे आइटम्स मैंने आपके साथ हैंडल कर लिए। हाँ, अब जरा बुक खोलिए फटाफट से। ओपन अप द बुक्स। सुनिए, टोटल मैथ टुडे। नाउ, इक्विटी शेयर 15 से 20 लाख हो गया। ठीक है, कोई पंगा नहीं था। आप देखेंगे, इक्विटी 5 लाख का दिख गया। लेकिन एक लाइन लिखी हुई है कि इक्विटी प्रीमियम पे इशू हुआ। इक्विटी क्या हुआ? प्रीमियम पे इशू हुआ। देख रहे हैं? इक्विटी प्रीमियम पे इशू हुआ, ये कहाँ चला गया? उससे कुछ नहीं करना। बस बस हो गया, थोड़ी देर की बात और। सुनो, प्रीमियम कितना हो गया? देखिए, प्रीमियम 20% प्रीमियम। 5 लाख का 20% कितना था? 1 लाख प्रीमियम आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात? तो भी कोई दिक्कत नहीं, अलग भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स कर दोगे। 48 करवा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर 5 लाख से घटकर 0 हो गए। यानी कि आपने क्या कर दिया? पे कर दिया, रिडीम कर दिया। आउटफ्लो में 5 लाख चला गया। और क्या करा? परसेंट प्रेफरेंस शेयर रिडीम एट पार, कोई पंगा ही नहीं है। और एक और चीज सुनिए, डिविडेंड ढूंढ लो कहीं। प्रेफरेंस का डिविडेंड तो नहीं दे रखा कहीं पर क्वेश्चन में? डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर 60,000 है, तो कोई परेशानी नहीं है। आउटफ्लो में 60,000 कर देंगे। ऑपरेटिंग बना नहीं रहे, इस बार टच ही नहीं करेंगे इसको। आउटफ्लो में 60,000 भी चला गया। दिस इज डन। आगे बढ़ते हैं। 14% डिवेंचर पर इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 10%। डिवेंचर 0 थे, 2.5 लाख बढ़ गए। तो सुनो, फाइनेंसिंग का इन्फ्लो 250 ना, लेकिन 10% तो 25,000 काट के लिखोगे ना यहाँ पर। मैंने क्या बोला था? जब शेयर इशू करते हो तो प्रीमियम जोड़कर, डिवेंचर इशू करते हो तो प्रीमियम जोड़कर या डिस्काउंट माइनस कर कर। तो क्या वैल्यू लिखेंगे? 225 वैल्यू आ जाएगी, डिस्काउंट माइनस करके। देखो, इंक्रीज तो 250 हुआ ना, लेकिन 250 का 10%, 25,000 रुपये माइनस करके तब तो 225 लिखिए आपने। ये डिस्काउंट लिखा है आपने। और यही डिस्काउंट आपको कहाँ लिखना चाहिए था?
अगर ऑपरेटिंग नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट में जाके जोड़ते इसे, डिस्काउंट होता ना ऊपर वहां, हाँ, अगर ऑपरेटिंग बनता तो नीचे, नीचे इंटरेस्ट पेड ऑन 14% डिवेंचर 35,000 है, ऑपरेटिंग में प्लस फाइनेंसिंग से माइनस, ये भी काम खत्म हो गया। अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर 20,000 वाज पेड एंड वाज रिटन ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है जी, अंडरराइटिंग कमीशन पे कर दिया, 20,000 कर दिया, 20,000 यहाँ से माइनस। और सुनो, प्रीमियम हमारे पास दे नहीं रखा कहीं पर भी क्वेश्चन में, प्रीमियम तो दे ही नहीं रखा ना क्वेश्चन में कहीं पर, अदरवाइज प्रीमियम की वैल्यू रिड्यूस हो जाती। हाँ, देख क्या कब क्या होता है, देख मैं दिखा रहा हूँ। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, मेरे दिमाग में तड़कता हुआ सा आइडिया आया, देख दिखाता हूँ। ये है 31 मार्च 2022, ये है 31 मार्च 2023। सिक्योरिटीज प्रीमियम ये मान लो है 20,000 का ऑलरेडी, और ये लिखा है 60,000 ऑलरेडी। ठीक है जी। और अब जरा ध्यान से सुनना, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बनाया मैंने, बनाया, बैलेंस बीडी कितना है मेरे पास, 20,000 का, बैलेंस सीडी कितना है मेरे पास, 60,000 का। अगर ओपनिंग क्लोजिंग होते तो इसी क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ता देख। अब जब आप शेयर इशू कर रहे हो प्रीमियम पे तो कितना, वो नहीं लिख रहा मैं, अगर मतलब इसमें ना शेयर इशूड एट प्रीमियम 20% दे रखा, सपोज ये इन्फॉर्मेशन ना होती तो हमें ओपनिंग दे रखा होता, हमें क्लोजिंग दे रखा होता, प्रीमियम से क्या राइट ऑफ हो वो दे रखा होता, अंडर राइटिंग कमीशन प्रीमियम से चला गया, यहाँ लिखता मैं क्या, अंडर राइटिंग कमीशन कितने का, 20,000 रुपए का, ये वैल्यू 80,000, ये वैल्यू 80,000, 60,000 किसके नाम से आ जाते हैं, बैंक के नाम से आ जाते हैं। और फ्रेश इशू, फ्रेश इशू के मतलब जो आप शेयर इशू करते हैं उसमें प्रीमियम कितने का कहलाता है, 60 का कहलाता। ये कंडीशन इस क्वेश्चन में नहीं चलेगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में साफ साफ 20% प्रीमियम बोला हुआ है। ठीक है, तो अगर आपके पास प्रीमियम 20 है और ये 60 हो गया, और क्या हुआ, प्रीमियम यूज भी हुआ, ओपनिंग वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू, और प्रीमियम यूटिलाइज भी हो रहा है, तो प्रीमियम अकाउंट बना के निकालना पड़ेगा ना फिर आंसर। ऐसा तब करते, दिस विल नॉट एप्लीकेबल इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत क्लियरली बोला है 20% है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। नहीं क्यों नहीं होता कैश फ्लो, अब सुनो, इक्विटी शेयर और अंडरराइटिंग कमीशन जो है ना, ये इक्विटी शेयर पे तो है, तो उसकी तो बेटा सिंपल सी एंट्री होती है, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस या सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू अंडरराइटिंग कमीशन, ऐसा होता है एंट्री। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं ना, इंटरेस्ट वाला सारा पार्ट हो गया। अब जरा देखिए आप, आपका क्वेश्चन नंबर 46 करिए, सॉरी इलस्ट्रेशन 46, इलस्ट्रेशन 46, इलस्ट्रेशन 45 ये करिए फटाफट से। इलस्ट्रेशन 46, इलस्ट्रेशन 46 में पहली एडजस्टमेंट है, इंटरिम डिविडेंड दिए जा रहे हैं आपके, कितना परसेंट है, 15% देना है। अब मुझे ये नहीं पता कि ओपनिंग पे दूंगा या क्लोजिंग पे दूंगा, उसके लिए मुझे एडजस्टमेंट नंबर 4 हेल्प करती है। न्यू शेयर एंड डिबेंचर वर इशूड एट द लास्ट डेट ऑफ द करंट ईयर, करंट ईयर 2023 है, तो ओपनिंग पे जाएगा। ओपनिंग पे देखो बेटा कितना है, 7 का 15% कितना होता है, 1,05,000 होता है, निकल तो गया आंसर सोनाक्षी। हाँ सर ठीक है। ठीक है, अच्छा हाँ। सुनो, अब एक और चीज समझिएगा, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5% ऑन 31 मार्च 2023। प्रेफरेंस शेयर्स को आपने प्रीमियम पे रिडीम करा, प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू देखिए कितनी है, 5 से 3 लाख हो गए, 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए, 2 लाख का 5% कितना होता है, 10,000, तो प्रेफरेंस शेयर पे कितना लिखा जाएगा, 2 + 10, 2,10,000 लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, तो आउटफ्लो हो गया 2,10,000 का। ठीक है, और ये जो ये रहा ना बेटा देख, 2,10,000, और ये जो 5% जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो ना, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में भी जाके इसे ऐड करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड एक छोटी सी चीज जो मैंने पहले छोड़ी थी आप लोगों को, वो देखिए जरा, अपने नोट्स खोलिए एक बार फटाफट से, और ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर को कैसे ट्रीट करते हैं वो देखिए जरा, मैं बता रहा हूँ, 3 नंबर पेज खोल लें, पेज नंबर 3, पेज नंबर सॉरी पेज नंबर 4 और 5, पेज नंबर 4 या 5 देखेंगे फटाफट से। फटाफट से, 4 या 5 देखेंगे, फटाफट से। 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 4 या 5 देखेंगे, फटाफट से।
4 के से शुरू हो रहा है और 5 पे तक चल रहा है। ये है बड़ा क्रूशियल ट्रीटमेंट। इसको करने में ना टीचर्स भी घबरा जाते हैं। आइए देखिए क्या परेशानी होती है। पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ के सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स। अगर जब आप इसे इशू कर रहे हो तभी डिसाइड कर दिया कि भाई हमें प्रीमियम देना है ना। देखो कंडीशन नंबर 1, हम सबने इशू डिबेंचर तो पढ़ा था। इशू डिबेंचर में कंडीशन होती है क्या? बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सपोज ये थी, मान लो मैं बोल दूं 10 लाख की, 10 लाख की पहली एंट्री। दूसरी एंट्री होती थी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 10 लाख से टू 10% डिबेंचर 10 लाख से। लेकिन आपने बोला हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना देंगे? 5 लाख देंगे। हम प्रीमियम रिडम्पशन 5 लाख देना है हमें, तो ये लॉस ऑन इश्यू हो जाएगा 5 लाख। और उसी साल के ईयर एंड में आप एक एंट्री बनाते थे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस ऑन इशू। करते थे ना ये वाली, 5 लाख का, 5 लाख का। अगर ये कंडीशन थी और कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन डिबेंचर का रिडम्पशन हो रहा है, तो जब हम रिडम्पशन करेंगे तो क्या करेंगे? हम 10 लाख प्लस 5 लाख 15 लाख पे करेंगे ना, पे करेंगे ना। 10 लाख पे करेंगे फेस वैल्यू का, 5 लाख पे करेंगे प्रीमियम और रिडम्पशन, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो। एग्रीड? फाइनेंसिंग आउटफ्लो का ये कंडीशन अगर होती तो वही पहली लाइन बोल रहा है, इफ डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इशू कि रिडम्पशन होना है 5 साल बाद प्रीमियम पे, तो अब जिस साल रिडम्पशन हो रहा है, अब जब रिडम्पशन होना है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इंपैक्ट ये पड़ेगा, 10 लाख का चले जाएगा डिवेंचर, 5 लाख का प्रीमियम, टोटल आउटफ्लो कितने का होगा? 15 लाख का। क्या इस साल के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में कोई फर्क पड़ा इसका? कोई बताइए मुझे सोनाक्षी, जिस साल हम रिडम्पशन कर रहे हैं उस साल कोई फर्क पड़ा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में? सोनाक्षी मुझे जवाब दीजिए, लेट हर आंसर। सोनाक्षी आई एम टॉकिंग टू यू। सर एक बार आप स्टेटमेंट वापस रिपीट कर दो। पहले ये समझा था, इशू ऑफ डिवेंचर का ट्रीटमेंट ये समझा था। हाँ। अब मेरा कहना ये है कि आज हम रिडम्पशन कर रहे हैं, ठीक है। तो रिडम्पशन की एंट्री क्या बनेगी आपकी? आपकी रिडम्पशन की एंट्री बनेगी नंबर 1, 10% डिवेंचर डेबिट, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, हाँ। 10 लाख ये, 5 लाख ये, टोटल कितना हो जाएगा? 15 लाख ऐसे। और दूसरी एंट्री बनेगी डिवेंचर होल्डर, लिखने की जरूरत नहीं है, डेबिट टू बैंक कितने से? 15 लाख से। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये फाइनेंसिंग आउटफ्लो कहलाएगा। एवरीबडी इज ओके? यस सर। पर क्या वो जो 5 लाख एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो मेरे प्रॉफिट से गया इस साल? गया क्या? रुक जाओ पहले, नहीं नहीं, रिडम्पशन के दिन क्या प्रॉफिट से निकला? 5 लाख एक्स्ट्रा नहीं निकला ना। हमने तो ऑलरेडी नहीं। प्रीमियम नाम का प्रोविजन बना रखा था ना। तो इस एंट्री का सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसिंग के आउटफ्लो में फर्क पड़ेगा। 10 लाख गया डिवेंचर, 5 लाख गया प्रीमियम, और केस खत्म। सी योर नोट्स, क्या लिखा पहला केस? सी योर नोट्स। प्रीमियम और रिडम्पशन, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑन प्रेफरेंस डिवेंचर इफ डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इशू, it will be appearing in the balance sheet already accounted. Hence, in the year of redemption, only outflow in financing activities. आयशा, फाइनेंसिंग आउटफ्लो कहलाएगा सिर्फ, समझाया? अच्छा। इफ प्रीमियम और रिडम्पशन इज नॉट डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इशू, ठीक है, हमने डिसाइड करा, क्या कर रहे हैं हम लोग, एंड वाज नॉट अकाउंटेड इन द ईयर ऑफ इशू, तो ये बैलेंस शीट में तो दिखेगा नहीं कहीं पर भी, तो ये इसी साल रिडीम होगा। अब हमने डिसाइड करा, हमने बोला कि 100 रुपए का डिवेंचर है, 5 साल बाद रिडीम करेंगे। इस साल जब रिडम्पशन करना था तो बोला भाई हम तो तुम्हें 10% एक्स्ट्रा देंगे भाई। कहाँ से आएगा 10% एक्स्ट्रा? प्रीमियम रिडम्पशन अकाउंट तो खोला ही नहीं था। तो दो कंडीशन बनती है, या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से आएगा या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से आएगा। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से आया, पहले इंपैक्ट क्या पड़ेगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कम हो जाएगा, कैश फ्लो में कोई फर्क ही नहीं पड़ना।
और जो 10 लाख के डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं वो फाइनेंसिंग आउटफ्लो है। तो पहली कंडीशन जो सिखाई थी उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ना, फाइनेंसिंग आउटफ्लो। दूसरी कंडीशन भी फाइनेंसिंग आउटफ्लो। सी योर नोट्स, क्या दिख रहा है? If premium or redemption preference was not decided at the time of issue and it was not accounting in the year of issue, it will not be appearing in the balance sheet. In such a situation, it will be just given an additional information. Then in the year of redemption, it might be provided out of profit या out of securities premium. If provided out of securities premium, ठीक है, कहां से प्रोवाइड कर दिया आपने इसको? सिक्योरिटी से प्रीमियम से करा, तो क्या होने वाला है? ये सिक्योरिटीज प्रीमियम डिक्रीज होगा, उसको हमें टच ही नहीं करना क्योंकि कैश फ्लो तो हुआ ही नहीं। ठीक है, लेकिन फाइनेंसिंग आउटफ्लो तो कहलाएगा 10 लाख सिर्फ, 10 लाख। बिंगो। अब जरा समझो, अब अगर आपने कहा कि भाई प्रीमियम तो है नहीं, अब ये जो एक्स्ट्रा पैसे देना प्रॉफिट से देना है, अब क्या होगा? सुनो, फाइनेंसिंग आउटफ्लो कितना कहलाएगा? 10 + 5 15 लाख, और जो 5 लाख एक्स्ट्रा दिया वो प्रॉफिट में जुड़ जाएगा। हाँ, प्रीमियम जो दिया है वो इस साल के प्रॉफिट से दिया ना, तो अब हम उसे ऐड करें। तो सी लास्ट क्वेश्चन, if provided out of profit then it will be added in operating activity under non cash non operating item, और फाइनेंसिंग का आउटफ्लो तो ये रहेगा ही रहेगा। ये ट्रीटमेंट लोगों को समझ में नहीं आता क्योंकि वो लोग इस बेस पे नहीं चलते हैं लेके। तो मैं रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ इसको। क्या किया हमने? पहले क्या किया? पहली कंडीशन कि जब हमने इशू किया था तभी डिसाइड कर दिया रिडम्पशन होना है, लॉस वॉस उसी साल के प्रॉफिट से माइनस हो गया, इस साल कैश फ्लो में प्रॉफिट में तो टच ही नहीं करना कुछ, फाइनेंसिंग आउटफ्लो 15 लाख, इजी। दूसरी कंडीशन, शुरू में डिसाइड नहीं करा, अब डिसाइड करा कि भाई 5 लाख का प्रीमियम देना है, तो फाइनेंसिंग से कितना जाएगा? 10 + 5 15 लाख तो चला ही जाएगा। नहीं सुनो, हाँ, आप सुनो, 5 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा देना है ना इनको, तो फाइनेंसिंग में तो जाना ही जाना आउटफ्लो जो है। वो देखिए, पहली कंडीशन, जो 5 लाख एक्स्ट्रा आप दे रहे हैं प्रीमियम को यूटिलाइज करके दे रहे हैं, तो ऑपरेटिंग में तो जुड़ेगा नहीं, सिर्फ फाइनेंसिंग आउटफ्लो कहलाएगा। तीसरी कंडीशन, आपने बोला प्रीमियम तो है ही नहीं भाई, 10 लाख भी और 5 लाख भी दोनों ही निकलना है, 15 लाख तो आउटफ्लो कहलाएगा कहलाएगा, लेकिन ऑपरेटिंग में कितना जुड़ेगा? 5 लाख एडबैक होगा क्योंकि उस साल के प्रॉफिट को 5 लाख से रिड्यूस करा। ये केस होता है। प्रीमियम और रिडम्पशन अगर आपके पास आएगा तो इस तरह की कंडीशन से बनकर दिखेगा। दिस इज फाइन। तो इस तरह से हमने शीट के सारे सोनाक्षी, इज क्लियर नाउ प्रीमियम यस रिडम्पशन का सर। चक्कर क्या होता है? ये हमने डिस्कस किया यहाँ पर। एक चीज का और ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पता क्या होता है? ऑपरेटिंग ऑलरेडी दे रखा होता है पूरे कैश फ्लो में, इन्वेस्टिंग ऑलरेडी दे रखा होता है, कहता है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब हाँ सिर्फ है। हाँ, तो आपको क्या करना है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिख दो, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग कैलकुलेट कर दो। एक बार 3 साल पहले क्वेश्चन बोर्ड में आया था, कोरोना के बैच के इमीडिएटली बाद वाले बैच में, पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन था। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्वेश्चन में गिवन था, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में गिवन था, पर फाइनेंसिंग निकालकर कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा बनवा लिया। बच्चों ने पता क्या करा? वही स्केलेटन बना के वही ऑपरेटिंग डाल के कवाड़ा कर दिया। क्यों करोगे कैलकुलेट जब ऑलरेडी ऑपरेटिंग गिवन है? ऑलरेडी लिखो बड़ा बड़ा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग। हाँ, गलत हो गया क्वेश्चन उनसे, वो एडजस्टमेंट नहीं संभाल पाए, तो नहीं करना है। इग्नोर करो भाई, इग्नोर करो उसको। अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेटेड है, डोंट डोंट एडजस्ट एनीथिंग। इन्वेस्टिंग दे रखा, डोंट एडजस्ट एनीथिंग, सिर्फ फाइनेंसिंग वाले एडजस्टमेंट करो ना। ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का टोटल करो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ जोड़ो घटाओ, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकाल दो, ऐसा करना चाहिए इस तरह से। ठीक है, तो विल वाइंड अप टुडे नाउ, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा आज। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल।